हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 के लिए दृष्टि आईएएस का जो नया टेस्ट सीरीज आया हुआ है उसका टेस्ट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट नंबर 3 है यह साइंस स्पेशल है, इसमें केवल साइंस के 150 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देख करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 है। ये 7 कौन कौन से हैं तो उंगली पर काउंट कीजिए। मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, कैंडेला है, एम्पियर है और मोल है। मीटर जो है यह लंबाई की इकाई है, किलोग्राम जो है यह द्रव्यमान की एसआई यूनिट है, सेकंड जो है ये समय की है, केल्विन जो है तापमान का है, कैंडेला जो है ये प्रकाशीय तीव्रता का है, एम्पियर जो है यह इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का है, और मोल जो है यह पदार्थ की मात्रा का ऐसा इकाई है। तो फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो उपकरण है यह उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोस्कोप क्या है, तो देखिए शरीर के अंदर देखने के लिए डॉक्टर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उपकरण वह एंडोस्कोप है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग बिजली के आवेश या संभावित अंतर को मापने के लिए किया जाता है। और ये देखिए इवेपोरीमीटर, ये जलवाष्प मापन का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। फ्रेंड्स, महेश कुमार बर्नवाल का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, 2 बुक, भाग 1 हमने पहले कवर कर लिया था, भाग 2 को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसका 2 प्रैक्टिस सेट हमने कवर कर लिया है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स हैं, केवल बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के, उनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अब तक 3 वीडियो हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर का कवर कर लिया है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जरूर देख लीजिएगा। कंटिन्यू आपके एग्जाम तक वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो देखिए प्रकाश की गति अधिकतम जो होती है ये होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में कितनी होती है, वैक्यूम में कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगर सबसे कम पूछा जाए कि प्रकाश की गति जो है सबसे कम किस में होती है, तो न्यूनतम होती है या ठोस में, ठीक है, ठोस में होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पानी में पूछा जाए कि पानी में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो पानी में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह उत्सर्जित क्या क्या करता है, तो देखिए वह उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या एक्सरे, ठीक है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी करता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि नहीं करता है, तो चूंकि ये सभी करता है तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अब लेजर का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का जो मुख्य कारण है वो है वायु दाब में कमी। और वायु दाब में कमी इसलिए आती है कि यह पृथ्वी की सतह से
हवाई जहाज की ऊंचाई के परिणाम स्वरूप होती है। तो जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई हो जाएगा कि जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाते जाएगा क्या होगा, वायुदाब में कमी आती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए भी सही है और बी भी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि ये सभी प्रश्न और ऑप्शन एडजस्ट हो जाए। हाँ देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रॉन है एक उप परमाणविक कण है, ठीक है। यह एक उप परमाणविक कण है, उप परमाणविक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। तो देखिए ये तो सही दिया गया है क्योंकि ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। उसके बाद देखिए यह एक परमाणु कण है, तो ये गलत है, यह एक उप परमाणविक कण है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये सही दिया गया है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई से मापा जा सकता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से पूछा गया है। तो देखिए भोजन का पकना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए बर्फ का पिघलना यह है भौतिक परिवर्तन, जल में चीनी का घुलना यह भी भौतिक परिवर्तन है, और मोम का पिघलना, देखिए मोमबत्ती का जलना रहता तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों होता, लेकिन यहाँ स्पष्ट मोम का पिघलना लिखा गया है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, भूपर पट्टी पर भार प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। देखिए सिलिकॉन नहीं दिया गया है, ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम दिया गया है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। उसके बाद लोहा पाया जाता है, लोहा के बाद कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम के बाद सोडियम पाया जाता है। देखिए यहाँ सोडियम दिया गया है। सोडियम के बाद पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम दिया गया है, पोटेशियम नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है। तो पटाखों में जो पीला रंग होता है यह सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि लाल रंग होता है तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है, लाल रंग। उसके बाद अगर पूछा जाए कि कैल्शियम क्लोराइड के कारण कौन सा रंग होता है, तो नारंगी रंग होता है। सोडियम नाइट्रेट के कारण कौन सा रंग होता है, तो पीला रंग होता है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड के कारण हरा रंग होता है, ठीक है। इन सबको फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। तो आपको पता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका N2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। इसका उपयोग जो है एनेस्थीसिया के रूप में, वस्तु के पैकेजिंग में और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। तो फ्रेंड्स यह किसके संयोजन से बनती है, यह प्रोपेन और ब्यूटेन के, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो होता है क्या होता है, इसमें ज़्यादा जो है ब्यूटेन की मात्रा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब जब आपको यूरिया का फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए CH4 होता है, N2O होता है, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है यह लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, यानी कि जोड़ा पाया जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़ा पूछा गया है तो ये 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। आपको पता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है और यहीं से पित्त रस जो है
स्रावित होता है। यह कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, ड्रग्स और हार्मोन को बाहर निकालने और एंजाइम को सक्रिय करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह विटामिन, खनिज पदार्थ और ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। यह रक्त को साफ करता है और इसे शुद्ध करता है। सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यकृत, लीवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 18 है हमारा कि पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटा करके या कोशिकाओं को अलग करके रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे बनाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए उत्तक को हटा करके, तो ये उत्तक संवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे पुराना जीव जो है यह है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, ये जीन है। जीन जो है जीवित जीवों में वंशानुगत की एक इकाई है। यह माता पिता के संतान में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर इसका जीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें से जो सही नहीं दिया गया है, बाकी ये देखिए सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, बहुत समय बढ़ जाता है, देर होता है, और इससे क्या होता है? थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। उसके बाद देखिए पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ये सही है, ये भी सही दिया गया था। बेरी बेरी जो है यह विटामिन B12 की कमी से होता है, ये गलत है। बेरी बेरी जो है फ्रेंड्स यह विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है यह भी विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन वयस्कों में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया है, तो ये पूछा गया सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो माप करता है यह कौन सा उपकरण है? तो फ्रेंड्स यह उपकरण जो है यह है साइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या है? तो गैल्वेनोमीटर जो है किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए, और एम मीटर जो है ये विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से है फ्रेंड्स, प्रश्न अंग्रेजी में भी है। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। देखिए घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए फ्रिक्शन के बारे में जान लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स घर्षण जो है यह दो सतहों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति के लगने का बल है। और देखिए घर्षण हमेशा उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में वस्तु गमन करती है या गमन करने का प्रयास करती है। घर्षण हमेशा एक गमन करती हुई वस्तु की गति को कम कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, ये गलत दिया गया। जब भी घर्षण होगा ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो देखिए बी सही दिया गया है, सी भी सही दिया गया। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित है, पदार्थ की मात्रा, मैंने बताया था ना पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाता है, तो इसका ऐसा यूनिट मोल है, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा एम्पियर, दाब पास्कल, तापमान रैंकिंग। अब देखिए तापमान को जो है रैंकिंग में भी व्यक्त किया जाता है, सेल्सियस से भी, उसके बाद केल्विन भी है और फ़ारेनहाइट भी है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये जितने भी पदार्थ हैं सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और सोना, ये सभी के सभी अनुचुंबकनीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, सभी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए वर्षा की बूंदों के गोलाकार ग्रहण करने का कारण क्या है? गोलाकार ग्रहण करने का तो आपको पता है कि सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव। 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? अब आपको इसमें ध्यान रखना, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से है, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन का उपयोग जो है यह कोयला का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है और धातुओं के शोधन में किया जाता है। प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद देखिए किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व और जल का आयतन जो है न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन इसी तापमान पर न्यूनतम होता है, यह है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस नहीं है। तो देखिए नोबल गैस इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो आर्सेनिक जो है यह नोबल गैस नहीं है। बाकी देखिएगा हीलियम, उसके बाद बात करें तो नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो हैं अक्रिय गैस हैं। उसके बाद देखिए फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला जो लवण है वो कौन सा है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए सिल्वर सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल जो है यह कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। इनके प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित से बना होता है, तो ये जिप्सम से होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, तो अम्लराज को एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है, एक्वा रेजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 भाग HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और 1 भाग जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ से है, देखिए कि नियत तापी स्तनधारी हो यानी कि वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहन। ठीक है, देखिए नियत तापी स्तनधारी अपने शरीर के तापमान को परिवेश के तापमान से अधिक बनाए रखते हैं, और वे शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए संवहन यानी कि कन्वेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि क्विनिन दवा का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो ये मलेरिया में। ठीक है, और क्विनिन जो है फ्रेंड्स यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह जो प्राप्त किया जाता है यह जो कुनैन का वृक्ष होता है, कुनैन जो है यह सिनकोना के जो वृक्ष होता है उसी की छाल से, ठीक है, सिनकोना नामक जो वृक्ष है इसी की छाल से यह प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आधुनिक आनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है, तो आपको पता है कि यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस एक उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। जब किडनी यानी कि गुर्दा अपना कार्य करने में अक्षम होता है, कार्य नहीं करता है, तब यह प्रक्रिया शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन बनाए रखने में किया जाता है, तो ये डायलिसिस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो इंसुलिन जो होता है यह स्रावित कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो यह अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैनक्रियाज, अग्नाशय से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, BCG, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, BCG के टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है, तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिल कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, और देखिए इस बीमारी में इस टीका का जो उपयोग जो होता है यह TB की बीमारी में किया जाता है, क्षय रोग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेट है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG, अब इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षण किससे संबंधित है, बताइए। तो देखिए यह जो है इसका हो जाएगा आपका मस्तिष्क, और एक होता है ECG। ठीक है, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जो है हृदय की गतिविधि जानने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है, तो क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था, और यह पौधों की वृद्धि के लिए की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे पौधों की वृद्धि के लिए। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तरल का प्रवाह जो है, तरल का प्रवाह ये आपका वेंचुरी मीटर हो जाएगा, और प्रकाश की तीव्रता जो है ये आपका लक्स मीटर हो जाएगा, लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर याद रखेंगे, लक्स मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो ये आसानी से मैल को बाहर निकाल देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव में कमी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह आपका हो जाएगा विद्युत स्थैतिक परीक्षण।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यही कारण है कि जब बिजली या तड़ित के साथ जब जो आंधी तूफान आता है तो कार या बस के अंदर रहना ज़्यादा सुरक्षित होता है। कार या बस का धात्विक पदार्थ मेघ विद्युत के विद्युत स्थैतिक परीक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो है यह कौन सा है, यह है संक्रमण ताप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संक्रमण ताप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न है हमारा, हाँ, कि एक खगोलीय दूरबीन का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी आपको प्रकृति बताना है। तो देखिए खगोलीय दूरबीन जो होता है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं खगोलीय दूरबीन की तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। इसका निर्माण डेनमार्क के ज्योतिष शास्त्री केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था, याद रखेंगे। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनेगा उल्टा, आभासी और आवर्धित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 किलोवाट आवर कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखिए किलोवाट आवर जो है ना, किलोवाट यहाँ पर देखिए KWH किलोवाट आवर, यह जो है फ्रेंड्स यह जो है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, जिसे सामान्यतः यूनिट में व्यक्त किया जाता है। देखिए ये जो होता है ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 10⁶ जूल, यहाँ 10⁶ बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी धातु को अमालगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। तो अमालगम जो है ये पारा या पारद ये बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र जो है कौन सा अम्ल जो है या नेत्र धवन का घटक है, यानी कि जो आँख की सफाई होती है, नेत्र धवन जो होता है, इसमें किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो अम्ल है वह जो है आँख की सफाई करने में, आँख के साफ करने में, आँख को भिगोने के लिए यह बोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोरिक अम्ल जो है यह फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध यह एक जो है एंटीबायोटिक गुण वाला यह होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित किस या किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोनों की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यह ऑप्शन नंबर बी बिस्फेनॉल ए। ठीक है, BPA इसको लिखा जाता है, बिस्फेनॉल ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक के मुख्य घटक कौन से हैं। तो हीलियम के नाभिक के मुख्य घटक जो हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखिए इसका नाभिक जो है हीलियम का एक अल्फा कण के समान होता है और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक पारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। तो फिटकरी जिस प्रक्रिया के द्वारा गंदे पानी को साफ करता है वो क्या है फ्रेंड, तो वो है अस्कंदन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। एक कास्ट स्पिरिट होता है और एक होता है अन अल्कोहल। ठीक है, अन स्पिरिट। तो कास्ट हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल और अन स्पिरिट जो होता है ये एथिल अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेथिल अल्कोहल जो होता है ये जहरीला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये DNA खंड की पृथक्करण एवं विगलन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। कोशिका की खोज तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सामान्य वयस्क में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा है वह शरीर के भार का लगभग 7% होता है और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 से 6 लीटर होता है। ध्यान रखेंगे इसका औसतन pH मान अगर पूछा जाए तो 7.4 होता है। चलिए, और यह रक्त जो है यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है, कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन ये सभी के सभी पादप हार्मोन हैं।
ठीक है, सभी के सभी जो है पादप हार्मोन है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक, तो ये भोजन फ्लोएम हो जाएगा। जल पूछेगा तो जाइलम हो जाएगा। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? तो फलों का मीठा स्वाद जो है यह मेनली होता है किसके कारण से? तो फ्रेंड्स यह होता है फ्रुक्टोज के कारण से और ग्लूकोज के कारण से। तो यहाँ पर देखिए फ्रुक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द यहाँ पर देखिए एनोस्मिया और एग्यूसिया, ये क्या है? तो देखिए एनोम्सिया जो है इसमें क्या होता है, तो एनोम्सिया जो है फ्रेंड्स इसमें गंध जो है, गंध ये स्मेल ब्लाइंडनेस के रूप में इसको जाना जाता है और इसमें सूंघने की क्षमता आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, यानी कि गंध में कमी हो जाती है, गंध की हानि हो जाती है। और ये जो एग्यूसिया है इसमें स्वाद की हानि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो इंसुलिन में जो है क्या होता है? जिंक होता है, ध्यान रखेंगे इंसुलिन में जिंक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? तो आवेग के समान होती है इसमें से संवेग की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संवेग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 नंबर है कि तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए? वृद्धि होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माध्यम का तापमान बढ़ने से उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये आपको पता है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, दाब का कोई भी प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में यहाँ पर देखिए मिश्रित आवृत्तियाँ उत्पन्न होती है? तो सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है तो फ्रेंड्स यह मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, मतलब दोगुना बढ़ा दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको फॉर्मूला पता है F=gm1/m2/r²। अब कह रहा है ना कि दूरी को यहाँ पर दोगुना कर दिया जाएगा, तो दूरी को जब दोगुना कर दिया जाएगा तो ये क्या होगा, 4r² हो जाएगा, यानी कि ये 4 गुना कम हो जाएगा F, ठीक है। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए? तो देखिए इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, बाकी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ यहाँ से है अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है, बताइए? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्वरित वृष्टि। देखिए क्या होता है, आंधी तूफान के दौरान बिजली और गरज एक ही समय उत्पन्न होता है, लेकिन बिजली की चमकना पहले दिखाई देता है और गरज की आवाज़ उसके बाद सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की तुलना में अधिक होती है, 10 लाख गुना अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होता है, बताइए? तो सही आंसर इसमें से हो जाएगा गामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 69 नंबर कि देखिए यहाँ पर सेल्सियस में दिया गया है और इसको केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273.15 अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो फ्रेंड्स यह संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्ण की घटना को कहा जाता है, तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव। देखिए फ्रेंड्स अगर हम लेजर बीम से, ठीक है, समझिए लेजर बीम से यहाँ से मान लीजिए ये शुद्ध पानी है, ठीक है, यहाँ से अगर हम कोई प्रकाश निकल रहा है तो लाइट बीम इसमें दिखाई नहीं देगा शुद्ध पानी में,
लेकिन वहीं कोलाइडी विलियन से अगर निकाला जाए तो उसका रंग यहाँ पर दिखाई देगा। बचपन में जब हम लोग टॉर्च को अपने हाथ पर जलाते थे तो हाथ लाल रंग का दिखता था, ठीक है, यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कि रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है संभारिक, ठीक है, संभारिक कहा जाता है। और यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या अलग होती है, इसका उल्टा हो जाएगा समस्थानिक में, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सम न्यूट्रॉनिक दिया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो लोहे का जंग लगना है, उसके बाद देखिए श्वसन की प्रक्रिया है, वाहनों का ईंधन जलना यह भी है, जल का वाष्पीकरण नहीं है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान रखेंगे। चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्यों भरी जाती है, तो फ्रेंड्स ये भरी जाती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ताकि उन्हें बासी होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, हम देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना, आपको पता है कि मोनोसैकेराइड, उसके बाद डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीन प्रकार के हैं। अब देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये जो है मोनोसैकेराइड हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और ये जो है डाइसैकेराइड है, सेलुलोज ये जो है पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्टिन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिन नहीं है, बाकी सभी के सभी जो हैं यह कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त का औसतन पीएच मान अभी बताया था आपको 7.4 होता है। उसके बाद 78 नंबर देखिए यहाँ से है, देखिए फ्रेंड्स 78 नंबर का रहा है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला जो होता है, पीला होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, और सफ़ेद जो होता है ना ये होता है केसिन के कारण, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लेक्रामेन ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है, तो ये आँख में पाया जाता है ग्रंथि, और फ्रेंड्स इससे जो है आंसू निकलता है। उसके बाद देखिएगा कि कीटभक्षी पौधे प्राय किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो देखिए कीटभक्षी पौधे जो है यह प्राय किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स यह नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। कि ये इसलिए पाए जाते हैं कि ये मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, तो यह रेनिन एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेनिन एंजाइम, दूध के पचाने के लिए यह जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी का आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है, इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है। अब देखिए आवर्ती गति इसमें पूछा गया है। अब देखिए आवर्ती गति मतलब क्या होगा, एक गति जो समय के नियमित अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, वही तो आवर्ती गति कहलाती है। अब इसमें से देख लीजिएगा कि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकते छड़ चुंबक को इसके नॉर्थ साउथ दिशा में ले जाना और छोड़ देना, ठीक है, ये भी है, समय अंतराल को दोहरा रही है। और उसके बाद देखिएगा कि एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना, ये भी है, तो बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि हवा में प्रकाश की गति को सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में भी द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना किस सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है, यानी कि आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन भी होता है, ये आपको पता है, ठीक है। सी जो है फ्रेंड्स यह प्रकाश की निर्वात में चाल है, और भी जो है फ्रेंड्स यह क्या है, तो भी जो है फ्रेंड्स यह प्रकाश की माध्यम में चाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बाई भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई समतुल्य नहीं है, तो देखिए ये जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, यह आपका हो जाएगा बल का,
देखिए बल का क्या होता है, F=ma होता है, यानी कि ये मास kg और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये नहीं है, यह ऊर्जा का, यह बल का हो जाएगा। ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है, तो यह कौन सा गुण है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा कि आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो इसमें से देखिए सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, गैलियम है, क्वार्ट जो है ना यह अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर देखिए फ्रेंड्स 88 नंबर है कि वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है। इसका आंसर आप कमेंट करके अभी बता दीजिए। आगे बढ़िएगा कि अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर सही सुमेलित की बात करा जाए तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये सही दिया गया है। बिच्छू के डंक में मैथोनिक एसिड पाया जाता है, जो कि गलत है। नारंगी पाया जाता है, नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए नारंगी में पाया जाता है संतरा में सिट्रिक एसिड, ये गलत दिया गया है। नींबू में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, विरंजन में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सोडा एसिड अग्निशमन में भी किया जाता है, लकड़ी की लुगदी को सफ़ेद करने में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में भी ये होता है। तो सभी हो जाएगा, इसमें से सभी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चिली सोरा एक अयस्क है, तो चिली सोरा का फॉर्मूला NaNO3 होता है, यानी कि सोडियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक का उपयोग जो है यह ज्वरनाशक में किया जाता है, यानी कि शरीर का तापमान कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुलकों और उनके उपयोग में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं टेफ्लॉन का, तो नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है, ये सही है। उसके बाद देखिए बेकेलाइट का प्रयोग जो किया जाता है ये विद्युत रोधन में किया जाता है, ये भी सही है। पॉलिस्टर का जो है ये फाइबर रोप में किया जाता है, ये भी सही है। मेलामाइन का जो है ये किया जाता है क्रॉकरी में, ये भी सही है। तो सभी के सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखिए। 94 नंबर है कि जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय की जाती है। तो ये आपको पता है कार्बन 14। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स पूछा जा रहा है, तो मेटेलॉइड्स कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा एंटीमनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सभी जो है मेटेलॉइड्स हैं। उसके बाद देखिएगा कि निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है। तो फ्रेंड्स यह जो शुरू होती है यह चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स यह सवाल है, ठीक है। एल्गी जो है यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से बताइए। तो देखिए क्षय रोग जो होता है टीबी जीवाणु से होता है, कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, दाद कवक से होता है, दाद खुजली। मलेरिया ये वायरस से नहीं होता, मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होता है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि थैलेसीमिया एक बीमारी है। तो देखिए थैलेसीमिया बीमारी जो होती है फ्रेंड्स यह एक रक्त संबंधित बीमारी है, रक्त विकार है जो है यह आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है। तो यह एक आनुवांशिक दोष है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 100 नंबर। देखिए 100 नंबर प्रश्न यहाँ से है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने केजी पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक सीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है कि भंडार के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है हर्बेरियम, ठीक है, ये हर्बेरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं
तो इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 103 नंबर कि कौन सा एकदम सही सुमेलित इसमें से नहीं है बताइए। तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आलू जो है एक जड़ नहीं है, आलू जो है यह एक रूपांतरित तना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास होता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 380 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 105 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो सभी के सभी सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, जड़त्व गैलीलियो गैलीली, ठीक है, सर्वप्रथम जड़त्व की नियम का खोज इसने ही किया था, और उत्प्लावन आर्किमिडीज। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए खतरनाक मोड़ पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए पेट के अंदर अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लेप्रोस्कोपी आधारित होती है। तो लेप्रोस्कोपी जो है यह आधारित होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है। सबसे कम भेदन शक्ति जो होती है यह किसकी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे कम जो होती है ये आपकी अल्फा किरण की हो जाएगी। ठीक है, अल्फा किरण की होती है सबसे कम भेदन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था। तो ये विलयन जो है उस विलयन का नाम क्या है, तो उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट के विलयन का छिड़काव किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 110। देखिए फ्रेंड्स 110 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है। इसमें से तांबे का अयस्क नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, देखिए एल्यूमेल, यह तांबे का अयस्क नहीं है। एल्यूमेल मैग्नीज, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें जो है तांबा नहीं है। एल्यूमेल जो है या मैग्नीज, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का एक मिश्र धातु है। बाकी पीतल आपको पता है कॉपर और जिंक होता है, तो तांबा है। गन मेटल भी पता है आपको, कॉपर, टीन और इसमें जिंक होता है, और कांस्य जो है इसमें कॉपर और टीन होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है हिस्टामाइन के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हिस्टामाइन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलिटेम एक उदाहरण है। तो एलिटेम जो है एक आर्टिफिशियल शुगर का उदाहरण है। जो है ये कृत्रिम मधुरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम स्वीटनर जिसको कहा जाता है। प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। तो देखिए ये जो सल्फेनिक अम्ल होता है इसी के कारण ये क्या होता है कि लैक्राइमल ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 114 कि फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है। इसको जाना जाता है साबुन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन के रूप में इसको जाना जाता है। 115 नंबर है कि अर्बोरिकल्चर, यहाँ पर देखिए अर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है। तो अर्बोरिकल्चर यह अलग अलग वृक्षों, झाड़ियों और बेलों तथा अन्य सदाबहार काष्ठ पौधों की खेती के प्रबंधन और अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन से। रेशम कीट क्या जाना जाता है जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर। देखिए कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद देखिए मानव शरीर में जल होता है। तो मानव शरीर में जो जल होता है ये आपका होता है 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% जो होता है ये जल होता है। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा है, या निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है। तो स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो H1N1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है बताइए। तो ये जो जिम्मेदार तत्व है ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह आयोडीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
राइट आंसर। ठीक है, थायराइड हार्मोन निर्माण के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। एक भू स्थिर उपग्रह के समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कितना पर किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 35,786। ठीक है, 36,000 आप याद रखेंगे मेनली। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। तो आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि माध्यम का तापमान बढ़ने से उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और आर्द्र वायु में भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान अधिक है और आर्द्र हवा भी है इसमें। उसके बाद देखिए तापमान परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, इसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-43 ने सैटेलाइट हाईसिस, ठीक है, हाईसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाईसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह दृश्य प्रकाश निकट और शॉर्ट वेव और क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाईसिस ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 126। यहाँ से है 126 की नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य मंगल के आंतरिक भाग की अध्ययन करना है। ठीक है, याद रखेंगे इनसाइट मिशन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर के गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बहुलक। ठीक है, बहुलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? तो क्यों ठीक नहीं है? तो क्योंकि 30,000 वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें मापा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है? तो यह आपका है मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पिटुआ लोहा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पिटुआ लोहा। ठीक है, पिटुआ लोहे में 2.1% से लेकर के 4% उसके बीच कार्बन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 नंबर। देखिए 131 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? तो यह अधातु ब्रोमीन है। उसके बाद देखिए एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है। तो येलो केक जो है यह फ्रेंड्स क्या है? यह यूरेनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यूरेनियम ऑक्साइड है यह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है आपका क्रोमेटोफोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रोमेटोफोर या क्रोमेटोफोरस, इस तरह से याद रखेंगे। एल्ब्यूमिन रक्त सिरप में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, यह किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो एल्ब्यूमिन जो है फ्रेंड्स यह होता है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 135 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्लीहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लाल रक्त का यह कब्रिस्तान कहलाता है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। देखिए 137 नंबर है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है आपका राइबोसोम। हमने बताया था आपको श्वसन प्रणाली की किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो ये होता है एल्वियोली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्वियोली हो जाएगा।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो एयर कंडीशनर के रूप में कौन सा अंग जो है, पार्ट जो है कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है आपका कौन सा? नासिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, नासिका करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है? तो ये प्रश्न हो चुका है, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का उदाहरण है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का उदाहरण, तो देखिए फेरोमैग्नेटिक ये आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल। ठीक है, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ये सब फेरोमैग्नेटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक जो एकदम सटीक है? तो यह तकनीक जो है ये भौगोलिक सूचना प्रणाली है। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर देखिए कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए आमतौर पर इसका उपयोग परिपथों के माध्यम से मध्य जो परिपथ है उनके मध्य एसी वोल्टेज स्तर को बढ़ाने यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को कहा जाता है। एक ही पदार्थ का अणु है यानी कि ये है ससंजक बल, और अलग अलग हो जाएगा तो ये असंजक बल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आई होप कि आपको आंसर इसका पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाटर गैस का घटक क्या है? वाटर गैस, तो वाटर गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे 147 नंबर। देखिए इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं, ये कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अपरूप। ठीक है, अपरूप कहलाते हैं यानी कि एलोट्रोप इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 148 नंबर कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अफबाऊ का सिद्धांत। ठीक है, अफबाऊ प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित योगों में से अम्ल शक्ति को बढ़ते क्रम में पूछा गया है। ठीक है, इनकी अम्लता बढ़ते क्रम में आपको बतानी है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर देखिए HI, फिर HBr, HCl और HF। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह है Fe+MO। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये Fe में लोहा, MO क्या है? तो मोलिबेंडम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोलिबेंडम। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।